नमस्ते सभी को और लेट्स गेट टेक्निकल श्रृंखला के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता अग्रवाल, द एक्सट्रीम वेस्ट की संस्थापक। आज हम स्विंग ट्रेडिंग के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बात करने के लिए यहाँ हैं और वह है पूंजी आवंटन। बार बार हमने जोखिम प्रबंधन, इसके विभिन्न पहलुओं, इसे कैसे करना है, अपने स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है, अपनी मनोविज्ञान को कैसे नियंत्रित करना है, अपनी रणनीतियों के साथ कैसे बने रहना है आदि के बारे में चर्चा की है। लेकिन आज हम पूंजी आवंटन के बारे में बात करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब हम पूंजी आवंटन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पहले भी इस पर चर्चा की है, लेकिन मुझे लगा कि काफी समय हो गया है, तो क्यों ना इसे फिर से चर्चा में लाया जाए। तो जब बाजार में पूंजी आवंटन होता है तो लोग अलग अलग दृष्टिकोण अपनाना पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे खराब दृष्टिकोणों में से एक जो बहुत सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है वह है समान वेतन। अब बाजार में यदि आप बीटा की अवधारणा से अवगत हैं तो मूल रूप से बीटा यह पहचानता है कि विभिन्न स्टॉक्स की बाजार आंदोलन के प्रति संवेदनशीलता के विभिन्न स्तर होते हैं। कुछ स्टॉक्स उच्च बीटा हो सकते हैं जबकि कुछ निम्न बीटा हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि निफ्टी, जो कि आधारभूत या तुलना बेंचमार्क है, 1% बढ़ रहा है तो आपका स्टॉक 1% से अधिक या 1% से कम बढ़ रहा है, और यह दोनों दिशाओं में लागू हो सकता है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सभी तेजी से बढ़ने वाले सुपर ट्रेंडर्स स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, है ना? लगातार ट्रेंड करते रहें और फिर हम इसमें बहुत बड़ा आवंटन करने की गलती भी कर देते हैं। समस्या यह है कि एक ऐसा स्टॉक जो तेजी से बढ़ता है वह तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन वह बहुत तेजी से नीचे भी आता है। कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे GRSI, HDFC बैंक, और हम इस पर एक नजर डालेंगे और यह निर्धारित करने की कोशिश करेंगे कि यह हमारी निष्पादन रणनीति को कैसे प्रभावित करता है और यह सुनिश्चित करना क्यों महत्वपूर्ण है कि हम पूंजी आवंटन को पर्याप्त महत्व दे रहे हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे और मैं ट्रेड टुगेदर कार्यक्रम के सभी सदस्यों के लिए कल लॉन्च किए गए ट्रेड ट्रैकर संस्करण 3 के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। और मेरी कंपनी एक्सपी इन्वेस्ट की अन्य सेवाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यह ट्रेड ट्रैकर आपको सही निर्णय लेने में कैसे मदद कर सकता है। तो मैं अब अपना स्क्रीन आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो यह वास्तव में वह मैट्रिक्स है जिसे मैं पालन करना पसंद करता हूं। मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि यह स्क्रीन पर है। तो यह पूंजी आवंटन मैट्रिक्स है जिसे मैं उन्नत स्विंग ट्रेड प्रशिक्षण कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों के साथ साझा करता हूं। यह मूल रूप से आपको एक बहुत उच्च स्तर की मार्गदर्शन देता है। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, आवंटन सलाह स्टॉक के मार्केट कैप के आधार पर दी जा रही है। तो यदि यह एक बहुत बड़े कैप का स्टॉक है तो आवंटन आपके कुल ट्रेडिंग लागत का 8 से 10% काफी अधिक होता है। अब अक्सर यह सवाल उठता है कि ट्रेडिंग कॉर्पस पूरी इक्विटी पोर्टफोलियो होनी चाहिए या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। उत्तर सरल है, यह एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो आपके पास एक इक्विटी पोर्टफोलियो हो सकता है जिसमें म्यूचुअल फंड शामिल हो, कहें 15। लेकिन अगर आप केवल 10 लाख के साथ अल्पकालिक उद्देश्यों के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अल्पकालिक में 8 से 10%। अब पूंजी आवंटन के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको एक समय में कितने स्टॉक्स रखने चाहिए। मैं आपके पूरे पोर्टफोलियो में एक समय में 10 से अधिक स्टॉक्स रखने की सख्त सलाह नहीं देती। अधिकतम 15 स्टॉक्स, खासकर यदि आप एक बहुत जोखिम भरे ट्रेडर हैं। आप माइक्रो कैप या स्मॉल कैप में ट्रेड करना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि मिड कैप में भी। फिर यह ठीक है कि आप 15 तक बढ़ें, क्योंकि 15 के बाद मुझ पर विश्वास करें, आप उन स्टॉक्स के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं जिन्हें आप रख रहे हैं, खासकर यदि आप शॉर्ट टर्म दृष्टिकोण से स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप मूल्य आंदोलनों पर नजर रखें और सही समय पर प्रवेश और निकासी करें। यदि आप विश्लेषण में बहुत अच्छे नहीं हैं, तो यह फिर से महत्वपूर्ण है कि आप अपने उचित निकासी और प्रवेश रणनीतियों को निर्धारित करने के लिए एक शोध विश्लेषक की मदद लें। जब हम बाजार में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आमतौर पर जिस एक अपसाइड को आप देख रहे हैं उसे कैप्चर करने के लिए आपको कई बार प्रवेश करना पड़ सकता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? जोखिम प्रबंधन। देखिए, हमें हमेशा ये नहीं पता होता है या स्टॉक हमेशा समर्थन का परीक्षण करके रैली में वापस नहीं आता। ऐसी चीजें होती हैं, व्हिप्लैश। अब जब ये हो रहा है, जब ये होता है, हम नहीं जानते कि ये एक झटका होगा, है ना? उस क्षण में जो महत्वपूर्ण है वह ये है कि स्टॉप लॉस टूट गया है, आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है।
यह हमेशा समझदारी है कि आप अलर्ट का उपयोग करें ताकि आप यह जान सकें कि जब स्टॉक फिर से बढ़ने लगता है, और यह ठीक है कि आप फिर से स्टॉक में प्रवेश करें, जैसे कि हमने आज डॉक पर किया। आज हम इसे सुधार के दौरान छोड़ चुके थे और आज फिर से प्रवेश किया है। क्यों? क्योंकि आज इसने एक बहुत अच्छा उच्च आंदोलन स्थापित किया है। तो यह पूंजी आवंटन गाइड या मैट्रिक्स आपको यह दिखाती है कि जब आप मेगा लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं, जो कि मूल रूप से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के मार्केट कैप वाले हैं, तो एक बार में 8 से 10% आवंटन करना समझदारी है। ऐसा क्यों है? यह एक काफी उच्च आवंटन की तरह लगता है। यह वास्तव में एक काफी उच्च आवंटन है, लेकिन ऐसा क्यों है? रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स बहुत धीरे धीरे चलते हैं। उन्हें बाजार में धीमे मूवर्स कहना पसंद करता। यदि यह एक बड़े पूंजी वाले स्टॉक है तो 6 से 8% आवंटन के साथ जाएं। मिड कैप स्टॉक्स जैसे कि 50 से 100, 5,000 से 10,000 मार्केट कैप के बीच, वहां 4 से 6% आवंटन करें। छोटी पूंजी वाले स्टॉक्स का मार्केट कैप 2,000 से 5,000 करोड़ है, जबकि माइक्रो कैप का मार्केट कैप 2 से 4% है। उससे छोटा आपके माइक्रो कैप में जाना चाहिए अधिकतम 1 से 2% आवंटन, इससे अधिक नहीं। आइए एक बार फिर संख्याओं पर नजर डालते हैं। तो मैं ट्रेड ट्रैकर संस्करण 3.3 को निकालने जा रहा हूं और मैं आपको ट्रैकर के नोट्स सेक्शन को दिखाना चाहता हूं, जो ट्रैकर का उपयोग करने वाले सदस्यों के लिए इस संख्या को स्वचालित रूप से गणना करता है। चलिए नोट्स शीट जोड़ते हैं। और अब यह मेरा ट्रैकर है। अब आप ट्रैकर देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इस ट्रैकर में एक डेटाबेस है जो उल्लेख करता है कि यह ट्रैकर मूल रूप से इस शीट को नोट्स शीट कहा जाता है। आमतौर पर यह छिपी होती है, लेकिन सदस्यों को इसे अनहाइड करने के लिए स्वागत है यदि उन्हें आवश्यकता हो। इसका क्या मतलब है कि इसमें लगभग 590 स्टॉक्स की एक सूची है। अब ये वे स्टॉक्स नहीं हैं जो मेरी वॉच लिस्ट का हिस्सा हैं, बल्कि ये सभी स्टॉक्स हैं जो बड़े डेटाबेस का हिस्सा है। ये डेटाबेस सेक्टर्स, मार्केट कैप, बड़े कैप, मिड कैप, छोटे कैप को दिखाता है। मार्केट कैप के नंबर गूगल शीट से खींचे गए हैं और यह आवंटन को सुनिश्चित करता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने रेंज आवंटन से सटीक आवंटन में बदलाव किया है और यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आवंटन मैट्रिक्स के लिए यही मैं उपयोग करना पसंद करता हूँ कि स्टॉक्स के लिए मार्केट कैप अरबों में INR में है। वे स्टॉक्स जिनका मार्केट कैप 200 अरब INR से अधिक है, मूल रूप से 20,000 करोड़। इससे अधिक ये बड़े पूंजी वाले स्टॉक्स हैं और हम इनको 8% आवंटित करना चाहते हैं। 5,000 करोड़ से अधिक मार्केट कैप वाले मिड कैप स्टॉक्स हैं, हम 6% आवंटन के साथ जाना चाहते हैं। और फिर वे स्टॉक्स जिनका मार्केट कैप 1,000 करोड़ से अधिक लेकिन 5,000 करोड़ से कम है, उन्हें स्मॉल कैप माना जाता है। 4% आवंटन के साथ जाना चाहते हैं और बाकी सब माइक्रो कैप हैं। हम कुल का 1% से अधिक आवंटित नहीं करना चाहते। आपके जोखिम की भूख के आधार पर, चाहे वह कम, मध्यम या उच्च हो, आप इस आवंटन का विकल्प भी चुन सकते हैं। तो बड़े कैप स्टॉक्स में आप अपने पोर्टफोलियो में 8 स्टॉक्स तक जा सकते हैं। मिड कैप स्टॉक्स के लिए 4 स्टॉक्स और छोटे कैप के लिए 3 स्टॉक्स का चयन करें। और ये है कम इस तरह नहीं है कि आप नुकसान के साथ ठीक नहीं हैं। यदि आप बाजार में स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो नुकसान होंगे और आपको उनके साथ सहज होना सीखना होगा। तो बाजार में सफलता के लिए विचार यह है कि नुकसान से बचना नहीं है। विचार यह है कि आप अपने नुकसान को छोटा रखें, उन्हें बढ़ने से रोकें, सुनिश्चित करें ताकि आप बाजार में फल फूल सकें। जब आप अपने नुकसान को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने लिए सफलता को एक डिफॉल्ट बना रहे हैं। यदि आप खुद को असफल होने से रोक सकते हैं, यदि आप केवल अपने पूंजी को बाजार में घटने से रोक सकते हैं और यदि आप बाजार में बने रहते हैं तो आप सफल होंगे। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि आपके पास बहुत मजबूत जोखिम प्रबंधन और उचित पूंजी आवंटन हो। अब यदि आप जोखिम का प्रबंधन मजबूत तरीके से करते हैं, लेकिन यदि आप कम आवंटन या अधिक आवंटन कर रहे हैं, तो कम आवंटन से क्या मतलब है? यदि आपके पोर्टफोलियो में 20, 30, 40, 50, 60 से अधिक स्टॉक्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पोर्टफोलियो में प्रत्येक स्टॉक का आवंटन मुश्किल से 0.2 या 0.5% है। यह आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है, खासकर अगर यह एक धीमी गति वाला स्टॉक है। इसलिए विश्लेषण के उद्देश्य से मुझे स्टॉक्स को श्रेणियों में वर्गीकृत करना भी पसंद है।
मुझे स्टॉक्स को श्रेणियों में वर्गीकृत करना पसंद है, इसलिए पहली श्रेणी धीमी गति वाले स्टॉक्स हैं और दूसरी श्रेणी अन्य तेज गति वाले स्टॉक्स हैं। अब धीमी गति वाले और तेज गति वाले स्टॉक्स क्या हैं? मूल रूप से एक निश्चित समय अवधि में कीमत कितनी तेजी से बदल रही है, इस उद्देश्य के लिए मैं एक बहुत सरल व्यायाम का उपयोग करता हूँ। चलिए चार्ट पर चलते हैं और HDFC बैंक का चार्ट खोलते हैं। चूंकि मेरा निर्णय लेने का समय सीमा मुख्य रूप से 75 मिनट है, मैं 75 मिनट के चार्ट पर जाऊंगा और जितना हो सके झूम आउट करूंगा और मैं बस RSI के निम्न स्तरों की पहचान करूंगा। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि 3 RSI निम्न हैं। इन RSI निम्नों से मूल रूप से जो भी मूल्य निम्न रहा है उस बिंदु से लेकर अगले मूल्य उच्च तक मैं इसे कैप्चर करना चाहता हूँ, मैं बस इसे प्लॉट करना चाहता हूँ। तो यहाँ RSI का निम्न और मूल्य का निम्न मिलता है। 70 दिनों में 1700% की बढ़त, 52 दिनों में 25% की बढ़त, 42 दिनों में 25% की बढ़त, 51 दिनों में 14%। तो मैं चार्ट पर यह लगभग 10-15 बार करूंगा और जिस औसत मूवमेंट को मैं हर दिन स्टॉक के लिए देख रहा हूँ वह एक दिन में 8% से कम है, भले ही यह बहुत मजबूत गति में हो। इसलिए मैंने चार्ट के मजबूत गति वाले हिस्सों को ही मापा है। तो यह मुझे दिखा रहा है कि औसत दैनिक मूवमेंट भले ही मोमेंटम पूरी तरह से हो, आज 8% से कम है। इसलिए मेरी राय में यह एक धीमी गति वाला स्टॉक है। अब मान लीजिए कि हम कोचिन शिपयार्ड जैसे एक स्टॉक को लेते हैं, तो अगर आप इसी तरह का अभ्यास करते हैं तो आप RSI के निचले स्तरों को कैप्चर करते हैं और निचले स्तरों से उच्च बिंदुओं को मापते हैं। उच्च बिंदुओं का माप लेने पर आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि स्टॉक की औसत चाल प्रतिदिन 1% से अधिक है, तो यह एक तेजी से बढ़ने वाला स्टॉक है। इसलिए यह पहली श्रेणीकरण है जो मैं करना पसंद करती हूँ, धीमी चाल बनाम तेज चाल। इसके अलावा मैं इसे और भी आगे बढ़ाकर मोमेंटम मूवर में विभाजित करना पसंद करती हूँ। ये सुपर ट्रेंडर है दोस्तों, अगर आप इसे गूगल करने की कोशिश करेंगे तो आपको यह कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मेरी अपनी श्रेणीबद्धता है। मोमेंटम मूवर और सुपर ट्रेंडर क्या है? तो यहाँ कोचिन शिपयार्ड के उदाहरण को लेते हुए यदि आप निम्न स्तर से निम्न स्तर तक देखते हैं तो यह जो मूवमेंट दे रहा है, उदाहरण के लिए यह एक मूवमेंट जो दे रहा है, यह कितनी बार 30 के स्तर या 40 के स्तर पर समर्थन लेने के लिए नीचे आया है? बहुत बार ऐसा नहीं हुआ है, मैं कहूंगा कि कुछ बार यह नीचे आया है जिससे हमें प्रवेश के अवसर मिले हैं। मूल रूप से यह हमें डिप पर खरीदने के अवसर दे रहा है, लेकिन यह हमेशा नहीं होता। मैं कहूंगा कि यह एक मोमेंटम मूवर है। फिर से अगर आप HDFC बैंक की ओर लौटें तो HDFC बैंक भी एक मोमेंटम मूवर है। क्यों? क्योंकि इसके आंदोलनों के बीच यह कुछ स्तरों पर समर्थन लेने के लिए वापस आता है। कुछ स्टॉक्स सुपर ट्रेंडर्स होते हैं, जैसे कि हमारे सभी स्टॉक्स सुपर ट्रेंडर्स हैं। मैं उन्हें सुपर ट्रेंडर्स क्यों कहता हूँ? क्योंकि जब वे रैली करना शुरू करते हैं तो वे आपको प्रवेश का अवसर नहीं देते, वे सीधे उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाते हैं। जब वे सुधार कर रहे होते हैं तो वे भी एक पूरी स्वेप में नीचे जाते हैं। इसलिए जब भी मैं यह अपने उन्नत स्विंग ट्रेड प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिखाता हूँ तो मैं हमेशा अपने प्रतिभागियों के मनोविज्ञान में यह झुकाव देखता हूँ कि वे यह पहचाने कि कौन से स्टॉक सुपर ट्रेंडर्स हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि अरे अगर मैं केवल सुपर ट्रेंडर्स में ट्रेड करता हूँ तो मैं बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा बना लूंगा। सच है, लेकिन आधा सच। सच का दूसरा हिस्सा यह है कि जब आप पैसे खोते हैं तो आप बहुत तेजी से पैसे भी खोते हैं। इसलिए अपने पोर्टफोलियो में तेजी से बढ़ने वाले, धीमे बढ़ने वाले ट्रेंडर्स और मोमेंटम मूवर्स के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में बड़े कैप, मिड कैप और छोटे कैप रखना चाहिए। अब इसके अलावा एक और पहलू जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वह है क्षेत्र आवंटन। जिस मैट्रिक्स पर हमने चर्चा की यह फिर से आधा सच है, पूरा सच नहीं। एक स्टॉक जैसे कोचिन शिपयार्ड के लिए अगर आप देखें तो यह वर्गीकरण के अनुसार एक बड़े कैप स्टॉक है। क्यों? क्योंकि हाल के कुछ वर्षों में इसने इतनी मजबूत रैली दी है कि यह अब बड़े कैप या मेगा बड़े कैप श्रेणी में आ गया है, बड़े कैप श्रेणी में। लेकिन इसमें 8% आवंटित करना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अंत में यह एक सुपर ट्रेंड है। इसलिए एक तेजी से बढ़ने वाले स्टॉक में मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप अपनी कुल पूंजी का 5% से अधिक आवंटित करें, चाहे स्टॉक का मार्केट कैप कितना भी हो। यह बहुत जोखिम भरा है। बाजार में एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर होने का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत तेजी से बढ़ें। इसका मतलब है लगातार बढ़ना। आप रविवार को 10 घंटे मेहनत नहीं करना चाहते और सफलता की उम्मीद करना चाहते हैं। आपको बहुत स्थिर रहना चाहिए। शायद आपके प्रयास के दृष्टिकोण से, शायद आपके विकास के दृष्टिकोण से, किसी भी कोण से स्थिर रहना महत्वपूर्ण है।
तो एक बात जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए वह ये है कि स्टॉक की व्यक्तिगतता क्या है। क्या ये एक सुपर ट्रेंड है? क्या ये एक मोमेंटम मूवर है? दूसरी बात है बड़े कैप, मिड कैप, छोटे कैप, बाजार पूंजीकरण। तीसरी बात है स्टॉक का क्षेत्र। स्टॉक के क्षेत्र के लिए हमने इस चार्ट पर चर्चा की है। मैं इसे आपके लिए फिर से खोलूंगा। तुलना चार्ट के बारे में आप सभी जानते हैं, आप सभी इसे पसंद करते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि इसे अपने अंत में कैसे बनाया जाए। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसे यहाँ खींचने जा रहा हूँ ताकि आप अन्य स्क्रीन पर भी नाम देख सकें। तो ये सभी इंडेक्स हैं जो आप तुलना चार्ट पर देख पा रहे हैं। और यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमें प्रमुख क्षेत्रों के साथ तालमेल में रहना भी आवश्यक है। अब याद रखें कि कौन से क्षेत्र जीत रहे हैं और कौन से क्षेत्र हार रहे हैं। यह बाजार में लगातार बदलता रहता है और यहाँ तक कि किस क्षेत्र में जीत हो रही है, किस क्षेत्र में हार हो रही है। एक सेक्टर इंडेक्स जीत रहा हो इसका मतलब नहीं कि उस सेक्टर के सभी सेक्टर या सभी स्टॉक्स ऐसा ही करेंगे। एक ऐसे क्षेत्र के भीतर जीत रहा हो, नेता और पिछड़ने वाले दोनों होंगे। एक क्षेत्र के भीतर ऐसे स्टॉक्स होंगे जो रैली का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं उस क्षेत्र में ऐसे स्टॉक्स होंगे जो रैली में पीछे रह गए हैं। इसका मतलब है कि यह संभव है कि यदि पूरा क्षेत्र तेजी में है तो स्टॉक अभी तेजी में नहीं है, लेकिन भविष्य में यह तेजी में आ सकता है या यह तेजी में भाग लेने से चूक भी सकता है। इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि व्यापक क्षेत्र कैसा कर रहा है, क्योंकि उच्च ज्वार आम तौर पर सभी नावों को उठाता है। इसलिए यदि आपका विशिष्ट क्षेत्र जिस पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं एक मजबूत तेजी की ओर अग्रसर है तो उस पर ध्यान देना समझदारी है। अब यह एक और उपकरण है जिसका मैं विश्लेषण के उद्देश्य के लिए उपयोग करना पसंद करता हूं। मैं इसे RSQM या रिलेटिव स्ट्रेंथ क्वांट मॉडल कहना पसंद करता हूं। यह कुछ ऐसा है जिसे मेरे उन्नत स्विंग ट्रेड प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी सदस्यों को बहुत विस्तार से सिखाया जाता है। यह मूल रूप से एक रैंकिंग मॉडल है। यह जो करता है वह यह है कि यह स्टॉक्स को लेता है और किसी भी लॉर्ड तिथि के आधार पर, मान लीजिए कि मैंने 31 अगस्त की लॉर्ड तिथि सेट की। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि मेरी वॉच लिस्ट में लगभग 200 स्टॉक्स हैं जिन्हें मैं सक्रिय रूप से मॉनिटर करता हूं। यहाँ अगर मैं आज के डेटा पर एक फिल्टर या सॉर्टिंग मैकेनिज्म चलाता हूं तो यह मूल रूप से मुझे यह दिखा रहा है कि कौन से स्टॉक्स गति में अग्रणी हैं। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के रूप में मेरा उद्देश्य इस स्टॉक के लिए अपने आवंटन को यथासंभव निकट रखना है। अब यह मॉडल क्या है, इसका तर्क क्या है, यह एक बहुत लंबी चर्चा है और इसे केवल एक बार नहीं बल्कि उन्नत विंगट्री प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई सत्रों में सिखाया जाता है। लेकिन पूरी अवधारणा रैंकिंग मोमेंटम के अनुसार रैंकिंग है। इसलिए हम स्टॉक्स रहना चाहते हैं जिनमें मजबूत गति वाले क्षेत्र हैं, जिनमें मजबूत गति है, और हम उन स्टॉक्स का चयन करना चाहते हैं जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। इस उद्देश्य के लिए हम फिर से गति विश्लेषण, मूल्य संरचना आदि पर विचार करते हैं। लेकिन अंत में जब आप स्टॉक्स में पूंजी आवंटित कर रहे होते हैं तो आप इस मॉडल का पालन कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यह निर्धारित कर सकते हैं कि आपके पास कितने स्टॉक्स हैं। यदि आपके पोर्टफोलियो में 15 से अधिक या 20 से अधिक स्टॉक्स हैं तो अधिकतम। मैं व्यक्तिगत रूप से इस तरह की जोखिम सहिष्णुता नहीं रखता। मैं कहूंगा कि मेरी जोखिम सहिष्णुता कम से मध्यम है। इसलिए मैं अपने पोर्टफोलियो में किसी भी समय 15 से अधिक सक्रिय होल्डिंग्स को पार नहीं करता, क्योंकि अंत में आपको अपनी स्थिति को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने की भी आवश्यकता होती है यदि आप सक्रिय रूप से ट्रेड करने जा रहे हैं। आप अल्पकालिक के लिए स्टॉक्स नहीं खरीद सकते और फिर उन्हें पकड़कर दीर्घकालिक निवेशक बन सकते हैं। यह अनुशासन का पालन नहीं करता। सही है, यदि आपके पोर्टफोलियो में 15-20 से अधिक स्टॉक्स हैं तो मैं दृढ़ता से सिफारिश करता हूं कि आप पोर्टफोलियो की सफाई करें और अपनी पूंजी पर नियंत्रण वापस प्राप्त करें। अपनी निकासी रणनीति को जानें और उसके साथ काम करें। तो यहाँ नए ट्रैकर में जिसे मैंने अपने सदस्यों के लिए प्रदान किया है, वे उन स्टॉक्स के नाम भी डाल सकते हैं जिन पर वे शोध करना चाहते हैं, साथ ही तारीख, निकासी रणनीति और टिप्पणी भी। और फिर वे यहाँ ट्रैकर में मौजूद अद्वितीय कोड का उपयोग करके उस डेटा को खींच सकते हैं और विचारों को लागू करना जारी रख सकते हैं। ये काफी सरल है। ट्रैकर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आप अनुशासित रहें। हर बार जब आप किसी स्टॉक में प्रवेश करते हैं, यदि आपका स्टॉप लॉस आपकी रणनीति से मेल नहीं खा रहा है तो ट्रैकर आपको लाल रंग में दिखाएगा ताकि आपको याद दिला सके कि बॉस अपने स्टॉप लॉस को सही तरीके से सेट करें, या आपने स्टॉप लॉस सेट नहीं किया है तो अपने स्टॉप लॉस को सेट करें। इस ट्रैकर में वह विश्लेषण भी शामिल है जो मैं साझा कर रही हूँ।
तो आपके सब्सक्रिप्शन के आधार पर, चाहे वह एलीट प्लान हो, एक्सक्लूसिव प्लान हो या लॉन्ग टर्म प्लान हो, आप मेरी सिफारिशें भी देख सकेंगे, जिन्हें आप हर एक स्टॉक सिफारिश के साथ आने वाले यूनिक कोड का उपयोग करके ट्रैकर में भी खींच सकते हैं। तो 30 मिनट के निशान पर हम पूंजी आवंटन मैट्रिक्स और उचित पूंजी आवंटन के पीछे की तर्क शक्ति पर चर्चा करने के लिए समाप्त हो गए हैं, यह समझाते हुए कि आपको उचित पूंजी आवंटन के लिए क्यों पालन करना चाहिए। हमने स्टॉक की व्यक्तित्व से संबंधित एक नया पहलू भी कवर किया, जैसे कि धीमी गति वाले बनाम तेज गति वाले, मोमेंटम ओवर बनाम सुपर ट्रेंडर। यदि आप इन सभी चीजों को विस्तार से सीखना चाहते हैं तो मैं आपको मेरी वेबसाइट xpinvest.in लर्न पर जाने की सलाह दूंगी और उन्नत स्विंग ट्रेड प्रशिक्षण कार्यक्रम की जांच करने के लिए कहूंगी। वर्तमान बैच लगभग समाप्त हो रहा है और नए बैच की उम्मीद दिसंबर या जनवरी में शुरू होने की है, इसलिए आप इस कार्यक्रम में शामिल होकर इसका हिस्सा बन सकते हैं। और अब चलिए हमारे प्रश्न और उत्तर सत्र की शुरुआत करते हैं। मैं देख सकती हूँ कि हमारे साथ झूम पर कुछ प्रतिभागी हैं, तो हम उनके प्रश्न लेंगे। यदि आपके पास मेरे लिए कोई प्रश्न है तो बेझिझक उन्हें टिप्पणियों के रूप में जोड़ें या अपना हाथ उठाएं और म्यूट से बाहर आएं। साथ ही मैं स्टॉक अनुरोध फॉर्म भी खोलूंगा और देखूंगा कि हमारे दर्शकों द्वारा कौन कौन से स्टॉक अनुरोध किए गए हैं। अब अगर आप दर्शक हैं और आपके पास किसी स्टॉक या सामान्य रूप से मुझसे पूछने के लिए कोई प्रश्न है तो आप सामान्य प्रश्न टिप्पणियों में पूछ सकते हैं। आप बस अपना टिप्पणी डाल सकते हैं और यह मुझ तक पहुंचेगा और मैं इसे पढ़कर उत्तर दूंगा। लेकिन अगर आपके पास किसी विशेष स्टॉक के लिए प्रश्न है तो इसके लिए आपको स्टॉक अनुरोध फॉर्म भरना होगा। स्टॉक अनुरोध फॉर्म पहले ही साझा किया जा चुका है, मैं इसे आपके लिए स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ। बस xpinvest.in/स्टॉक अनुरोध पर जाएं और वहां आप फॉर्म भरकर अपने स्टॉक अनुरोध पूछ सकते हैं। तो मैं देख सकता हूं कि राजवाल हमारे साथ ईटी मार्केट स्ट्रीम पर जुड़े हैं और वह विप्रो के विश्लेषण के लिए पूछ रहे थे। तो चलिए पहले विप्रो के विश्लेषण के साथ चलते हैं। तो यह 75 मिनट का समय सीमा है और मैं देख सकता हूं कि विप्रो ने यहाँ 15% की एक अच्छी सुधार दी है, जो फिबोनाची के खिलाफ 50% सुधार की तरह दिख रहा है और पहले उच्च को स्थापित कर चुका है। अब समग्र आईटी क्षेत्र एक मजबूत बुल ट्रेंड में है। विप्रो विशेष रूप से एक मजबूत बुल ट्रेंड में है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह रैली निश्चित रूप से जारी रहेगी। आज दिखाए गए डिप ने स्टॉक को 20 दिन के मूविंग एवरेज इस नीली रेखा पर वापस ला दिया है और मुझे उम्मीद है कि रैली जारी रहेगी। एक अच्छा विवेकपूर्ण स्टॉप लॉस स्तर 510 के आसपास बनाए रखा जाना चाहिए और एक संवेदनशील लक्ष्य न्यूनतम लक्ष्य 5 देखा जा सकता है। इसलिए जोखिम इनाम अनुपात 3 से अधिक है, तो यह एक अच्छा ट्रेड सेटअप बनाता है। बिरला के स्टॉक के बारे में है, मुझे यह स्टॉक पसंद है, मुझे यह स्टॉक पसंद है और यह वैसे आईटी क्षेत्र में एक सुपर ट्रेंडर का बहुत अच्छा उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यह स्टॉक एक बार जब यह चलना शुरू करता है तो यह 30-40% तक अच्छी तरह से बढ़ेगा। 30-40%। कुछ दिनों में बिना वास्तव में डुबकी लगाए। इसके अलावा एक चीज जो मैं स्टॉक्स की व्यक्तित्व के बारे में बताना भूल गया वह यह है कि वे फंजिबल होते हैं, वे लगातार बदलते रहते हैं, वे विकसित होते रहते हैं, एक लहर से दूसरी लहर, एक समय सीमा से दूसरी समय सीमा तक। इसलिए कुछ स्टॉक्स छोटी समय सीमाओं पर सुपर ट्रेंडर हो सकते हैं, लेकिन बड़ी समय सीमाओं मोमेंटम मूवर्स हो सकते हैं। कुछ स्टॉक्स सुपर ट्रेंडर हो सकते हैं, इसलिए यह एक ऐसा पहलू है जिसे आपको आकलन करना होगा। अब बी सॉफ्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि यह स्टॉक निश्चित रूप से एक नया अपर ट्रेंड स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो यह पूरा ट्रेंड जो मीठा ट्रेंड हमने देखा जो 27 फरवरी को समाप्त हुआ, लगभग 28.2% तक वापस आ गया है और मैं कहूंगा कि एबीसी सुधार भी समाप्त हो गया है। एक आधार लगभग 550 के आसपास तैयार किया गया है, जिसमें मिनट के समय सीमा पर एक मजबूत सकारात्मक विचलन है और स्टॉक अब ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है एक बाएं ऑन डिप श्रेणी के स्टॉक का। मैं यह भी देखता हूं कि वॉल्यूम गतिविधि अपर ट्रेंड का बहुत
बहुत समर्थन कर रही है, जो फिर से यह विश्वास दिलाती है कि हर बार जब स्टॉक डिप करता है तो यह एक बहुत अच्छा खरीदने का अवसर बन जाता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने जीटीटी को लगभग 600 के स्तर पर सेट किया है, इसलिए जब वह मूल्य फिर से परीक्षण किया जाएगा तो मेरा ऑर्डर स्वचालित रूप से निष्पादित हो जाएगा। मैं हाल के मूल्य उच्च 696 के आसपास एक उच्च अलर्ट भी सेट करूंगा, ताकि अगर यह स्टॉक मुझसे दूर होने लगे तो मुझे पता चल सके। पिछली बार अगर आप देखें तो जब यह उच्च को तोड़ गया तो इसने बहुत अच्छा 8% रैली दी। तो कम से कम अगर पूरा नहीं तो कम से कम 8-9% मैं इस स्टॉक में कैप्चर करने की उम्मीद करता हूँ जब यह फिर से रैली करना शुरू करेगा। लेकिन मेरी आशा है कि यह ऐसा करने से पहले एक और गिरावट ले सकता है। अब विघ्नेश ने 80 लाइव से अपोलो के लिए एक सवाल पूछा है। चलिए अपोलो की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास अपोलो में क्या है? सबसे पहले अपोलो एक थोड़ा तरल स्टॉक है और मैं देख सकता हूँ कि मैंने इस स्टॉक पर सिर्फ कुछ दिन पहले विश्लेषण किया था और मैंने कहा कि यह खरीदने के लिए एक काफी अच्छा रेंज था, 107, 108 से लेकर 72 तक। जिस कारण से मुझे लगता है कि यह एक अच्छा खरीदने का क्षेत्र है वह आपके स्क्रीन पर है। ट्रेंड लाइन के खिलाफ यदि आप देखें तो इसका एक काफी मजबूत ऊपर की ओर झुकाव है। जब इस नए अपर ट्रेंड ने पहली बार सुधार किया तो यह 38.2% नीचे आया और अब जब यह समेकन से बाहर आया और इस पूरी रैली को दिया तब यह अब तक लगभग 6% ठीक हुआ है। लेकिन एक छोटे समय के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि यह थोड़ा और नीचे आ सकता है। बुनियादी रूप से चार्ट पर 500 ईएमए लाइन है, यही मेरी अपेक्षा है। तो यह स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अच्छा है या कम से कम 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के लिए थोड़े लंबे समय की खरीदारी के लिए? मुझे नहीं लगता कि यह अल्पकालिक ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त स्टॉक है, क्योंकि इसकी स्वभाव में अस्थिरता है। तो जब कोई स्टॉक बहुत कम तरलता वाला होता है तो याद रखें कि आपकी ट्रेडिंग की लागत उच्च होने वाली है। अब ये ट्रेडिंग की लागत जो आप उठा रहे हैं वह आपके खातों में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। अगर आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप स्टॉक्स के लिए कितना भुगतान कर रहे हैं और खरीद बेच रहे हैं, तो आप अनजाने में उस लागत को वहन कर रहे हैं। अब अगर आप नहीं जानते कि स्प्रेड क्या है तो यह मूल रूप से आपके बिड और आसक मूल्य के बीच का अंतर है। तो जब भी आप किसी स्टॉक में ट्रेड करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि दो कीमतें दिखाई दे रही हैं। अंतर देखें कि औसत के प्रतिशत के रूप में कितना अंतर है। अगर यह 0.5% से अधिक है तो स्टॉक अस्थिर है और आप बिना जाने उस स्टॉक में ट्रेड करने के लिए उच्च लागत उठा रहे हैं। सही है, इस स्टॉक की एक खरीद सीमा है। यहाँ मैं सोचता हूँ कि जब तक 500 ईएमए बरकरार है आप स्टॉक को पकड़ सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह कम से कम इतना तो सुधार करेगा। अब स्टॉप लॉस के लिए मैं अभी इसे निर्धारित करना थोड़ा मुश्किल समझता हूँ, लेकिन मूल रूप से इस 500 ईएमआई के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस सेट करना चाहूंगा, तो कहीं न कहीं 61 के स्तर के आसपास। वर्तमान में मुझे नहीं लगता कि यह इस तरह के लिए एक बहुत आकर्षक स्टॉक है। मैं पहले एक उचित उच्च स्थापित होते हुए देखना चाहूंगा। तो मैं यहाँ एक अलर्ट सेट कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि उच्च यदि और जब यह स्थापित होता है तो मैं यह तय कर सकता हूँ कि क्या मुझे खरीदना है। अभी यह सुधार में लगता है, इसके लिए यह उचित नहीं है। मैं जो करूंगा वह यह है कि मैं देखता हूँ कि सदस्य प्रश्न अब तक समाप्त हो गए हैं और जैसा कि आप शायद पहले से ही बता सकते हैं, आज मेरी गले की थोड़ी समस्या है। तो हम इस सत्र को जल्दी समाप्त करेंगे। इस लाइव सत्र में शामिल होने वाले सभी सदस्यों का धन्यवाद कि आपने मुझे अपना समय और ध्यान दिया। मैं आपसे शुक्रवार को शाम 5 बजे मार्केट आउटलुक श्रृंखला में मिलूंगा, जहां हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंटरसेक्टर एनालिसिस पर चर्चा करेंगे। तब तक कृपया अपना ख्याल रखें और बाजार के साथ बने रहें, क्योंकि आज की गैप डाउन गतिविधि के बावजूद बाजार अभी भी बहुत बुलिश है। इसे आपको हतोत्साहित नहीं करने दें। यह एक बहुत अच्छा खरीदने का अवसर है। तो इसके साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।